हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों ने अपना जीएसटी का रिवीजन स्टार्ट कर दिया होगा मेरे साथ और अपने सक्सेसफुली 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, लेवी ऑफ जीएसटी, रजिस्ट्रेशन एंड इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द जीएसटी। और आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारा थर्ड वीडियो जीएसटी रिवीजन मैराथन का है। उसी में इसमें आज मैं अपना आगे का डिस्कस करूँगी। प्लेस ऑफ सप्लाई एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दूँगी उसका रिवीजन। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। तो चलो अब जल्दी से हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक, विच इज़ प्लेस ऑफ सप्लाई। अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्यों इम्पॉर्टेंट है प्लेस ऑफ सप्लाई जानना। हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम जीएसटी लगाते हैं तो मैंने बोला था हम 2 पार्ट्स में उसे डिवाइड करते हैं। एक, अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है तो उस केस में हमारा सिर्फ आईजीएसटी लगता है, और अगर इंट्रा स्टेट हो रही है तो उस केस में सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, या अगर यूटी है तो उसके केस में यूटीजीएसटी लगता है। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पता करना कि हमारी सप्लाई इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। तो उसी के लिए हमें प्लेस ऑफ सप्लाई जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स। मैंने लिखा हुआ है कि गुड्स के केस में सप्लायर की लोकेशन हम क्या मानते हैं। लोकेशन ऑफ सप्लायर हम गुड्स के केस में मानते हैं जहाँ से सप्लाई हुई है, ठीक है, मतलब सप्लाई इज़ मेड। या फिर एक जो जीएसटीआई नंबर मैंने आपको बताया था कि जीएसटीआई नंबर में जो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो वहाँ पे उसका नेम मेंशन होता है जीएसटीआई नंबर में जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो। तो उस केस में उस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो वहाँ पे लिखा हुआ है सप्लायर का, उसी को मान लिया जाता है कि वहीं से आपकी सप्लाई हुई है। नेक्स्ट है, इसमें हम जल्दी से देखेंगे कि लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट सर्विसेज के केस में कौन से होते हैं। अभी गुड्स के हमने डिस्कस कर लिया तो अब सर्विसेज के यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सर्विसेज में सबसे पहली चीज़ हमारी आ रही है विच इज़ सप्लाई मेड और रिसीव्ड फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब आपका जीएसटीआई नंबर पे जो भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मेंशन है वहाँ से आपने सप्लाई करी है। अगर जिसने वहाँ से सप्लाई करी है तो फिर वो लोकेशन ऑफ सप्लायर हो जाएगा, वही प्रिंसिपल प्लेस। अगर क्या बोलते हैं रिसीवर ने, जो रेसिपिएंट है, उसने वहाँ पे रिसीव करी अपने प्रिंसिपल प्लेस पे, तो वो प्रिंसिपल प्लेस लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाएगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लायर जो है वो चांदनी चौक है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे पॉइंट, सप्लायर अदर देन प्लेस ऑफ बिजनेस। अब इस केस में क्या है कि जो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस था ना, फॉर एग्जांपल चांदनी चौक था प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो वहाँ से छोड़ के आपने अपना करोल बाग से करी है। करोल बाग में आपका एक फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है जो कि रजिस्टर्ड है। अब फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट आपका रजिस्टर्ड तो है, मतलब वहाँ पे इससे मतलब क्या समझ सकते हो कि वहाँ पे आपकी कोई दुकान वगैरह है जहाँ से आप लोग सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या माना जाएगा। इस केस में हमारा लोकेशन ऑफ सप्लायर वही फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा, मतलब जो करोल बाग में है, करोल बाग माना जाएगा, चांदनी चौक नहीं माना जाएगा। सेम केस यहाँ पे रेसिपिएंट में मैं बोल सकती हूँ कि प्रिंसिपल प्लेस उसका ऐसे ही कोई चांदनी चौक था जहाँ पे वो रिसीव कर सकता था, बट उसने वहाँ छोड़ के अपने किसी और फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट में उसने जो भी गुड्स थे वो वहाँ पे रिसीव करे हैं, तो फिर वहाँ पे उसका माना जाएगा। नेक्स्ट है सप्लाई। थर्ड पॉइंट, अगर सप्लाई आप लोग कर रहे हो एक से ज़्यादा जगह से, फॉर एग्जांपल मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट से आप लोग कर रहे हो, मतलब चांदनी चौक से भी कर रहे हो और करोल बाग से भी कर रहे हो, प्रिंसिपल प्लेस से भी और फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट से भी, तो अब इस केस में इन दोनों में से हमारा लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या माना जाएगा। लोकेशन ऑफ सप्लायर इस केस में चांदनी चौक और करोल बाग में से वो माना जाएगा जो कि गुड्स की सप्लाई से डायरेक्टली कंसर्न्ड होगा, जो सबसे ज़्यादा डायरेक्टली कंसर्न होगा। ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्टली वो होना चाहिए। और इसके केस में भी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट के केस में भी अगर एक से ज़्यादा
इस्टेब्लिशमेंट पे आप लोग रिसीव कर रहे हो सप्लाई, तो डायरेक्टली कंसर्न्ड विद रिसिप्ट ऑफ सप्लाई, मतलब डायरेक्टली जहाँ पे जाके मतलब मेन आपको सप्लाई मिल रही है उसे यहाँ पे कंसीडर करा जाएगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट विच इज़ इन एनी अदर केस, अगर इन तीनों के अलावा जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस करे इनके अलावा अगर कोई और अदर केस आता है तो उस केस में हमारा लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ सप्लायर, मतलब जहाँ पे सप्लायर रहता है वही प्लेस उसकी लोकेशन मान ली जाएगी। नेक्स्ट है रेसिपिएंट, रेसिपिएंट के केस में रेसिपिएंट का रेजिडेंस मान लिया जाएगा उसका लोकेशन। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। हमारे यहाँ पे 2 सेक्शंस दिए हुए हैं कि हम अपना प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज देखेंगे इसके बाद, पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। इसमें 2 सेक्शंस हमारे आते हैं, सेक्शन 10 और सेक्शन 11। सेक्शन 10 को अच्छे से मैं अभी इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं तो वो अभी जल्दी से डिस्कस करती हूँ, उससे पहले सेक्शन 11 बता देती हूँ। सेक्शन 11 ये बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स हमारे अगर क्या बोलता है इंपोर्ट करा गया है या एक्सपोर्ट करा गया है तो उस केस में हमारे लोकेशंस क्या होंगे, ये सेक्शन 11 में है। तो अगर इंपोर्ट करा गया है तो इंपोर्ट के केस में लोकेशन ऑफ इंपोर्टर होता है हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर एक्सपोर्ट करा गया है तो एक्सपोर्ट करने के केस में लोकेशन वेयर गुड्स आर एक्सपोर्टेड। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया से ऑस्ट्रेलिया भेजे जा रहे हैं, एक्सपोर्ट करे जा रहे हैं गुड्स, तो इस केस में लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी क्या होगी, इस केस में हमारा एक्सपोर्ट का लोकेशन होगा वही ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और अब जल्दी से यहाँ पे सेक्शन 10 में आते हैं। सेक्शन 10 में है सबसे पहला पॉइंट विच इज़ मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है अब? अच्छा हाँ, इससे पहले ये बता दूँ कि इसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाली चीज़ यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी सेक्शन 10 में। अच्छा, अब इसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स क्या होता है, जैसे अगर मूवमेंट मतलब यहाँ से गुड्स आपने भेजे हैं तो फाइनली जहाँ पे जाके वो रिसीव होंगे वहाँ पे जहाँ पे गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट होगी वो हमारी लोकेशन हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल मैंने लिया है कि देखो जैसे बी मध्य प्रदेश का है, उसने ऑर्डर दिया है एक्स को, एक्स है सेलर, कहाँ पे है वो दिल्ली में है। अब इस केस में क्या है कि बी ने ऑर्डर दिया था एक्स को, बट एक्स ने बी के कहने पर, बी की रिक्वायरमेंट पर वो कहाँ पे ट्रांसफ़र करा है, उसने करा है मतलब कहाँ पे डिलीवर करे हैं गुड्स, उसने भेजे इंदौर। ठीक है, बी ने बोला था, बी की रिक्वायरमेंट पे उसने इंदौर में भेजे हैं, मतलब वहाँ पे मध्य प्रदेश में नहीं गए हैं। तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि इस केस में हमारा क्या माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, इस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई मध्य प्रदेश नहीं माना जाएगा, इंदौर माना जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड है, जैसे सेकंड में यहाँ पे डायरेक्शन वाला पॉइंट आता है। डायरेक्शन के केस में क्या है, प्लेस ऑफ थर्ड पर्सन, प्लेस ऑफ थर्ड पर्सन यहाँ पे हमारी मानी जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। कैसे, एग्जांपल लेते हैं, एक्स एक मुंबई का है, ठीक है, मुंबई अब यहाँ पे वाई ने ऑर्डर दिया था एक्स को, वाई चेन्नई का है, उसने एक्स को ऑर्डर दिया था कुछ गुड्स का उसने ऑर्डर दिया था, तो मतलब उसने उसे सेल करे थे, एक्स ने सेल करे थे पर अभी तक डिलीवर नहीं करे हैं। डिलीवर करने से पहले ही वाई ने क्या करा, जेड को वो गुड्स बेच दिए। अब जेड को उसने वो गुड्स बेच दिए तो उस केस में वाई ने क्या बोला, ऐसा करो तुम मुझे मत दो ये गुड्स, मैं जेड को बेच चुका हूँ। तो एक्स को बोला तुम डायरेक्टली जेड को दे दो। तो एक्स ने डिलीवर किसको करे गुड्स, उसने डिलीवर करे जेड को नागपुर में। पर इस केस में हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, इस केस में हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी वाई की, जो कि डायरेक्ट कर रहा है, सेलर को उसने डायरेक्ट कराया ना कि उसे जाके गुड्स देकर आओ जेड को। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन, मतलब थर्ड पर्सन कौन है यहाँ पे, वाई, तो वाई की यहाँ पे प्लेस माना जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। इसमें एक्स के केस में हमारा माना जा रहा है ना कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ये है, अगर बाय चांस एक्स वाई को डिलीवर कर देता गुड्स, ठीक है, और वाई फिर बेचता जेड को, तो उस केस में हमारा जो पहला वाला केस था उसी की तरह होता और उस केस में हमारा नागपुर माना जाता। टर्मिनेशन आपकी कहाँ पे हो रही है, मूवमेंट ऑफ गुड्स आपका टर्मिनेट हो रहा है नागपुर में, तो इस केस में हमारा पहले वाले की तरह ही नागपुर माना जाता अगर वाई को मिल जाते तो। यहाँ पे इसके आगे के पॉइंट्स ही हैं सेक्शन 10 में ही। सबसे पहला पॉइंट है सप्लाई डजन इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके कोई भी वो हैं, जैसे दुकान वाले हैं, तो दुकान वाले अब उस टाइम पे क्या है, जो भी गुड्स हैं वो वहीं पर है ना, तो वहाँ से
मतलब वहाँ से अगर आप बेच रहे हो तो उस केस में आपकी क्या मानी जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई? लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। ठीक है, मतलब उस टाइम पे अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, फॉर एग्जांपल आप दुकान पे जाते हो, हाथों हाथ आपने सामान ले लिया, तो लोकेशन जहाँ पे गुड्स वो थे डिलीवरी के टाइम पे, तो डिलीवरी के टाइम पे उस शॉप में ही तो थे, तो उसी शॉप को मान लिया जाएगा आपका लोकेशन। पहले केस में क्या था, मूवमेंट हो रहा था, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है या एक ही स्टेट में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वहाँ पे मूवमेंट इन्वॉल्व था। अब इस केस में क्या है, इसमें तो कोई मूवमेंट है ही नहीं, जिस जगह पे गुड्स हैं वहीं से आपने खरीद लिए, तो उस केस में वही जगह को आप मान लोगे प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट है असेंबलिंग और इंस्टॉलेशन। अब इस केस में क्या होता है, प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन माना जाता है हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा एक्स है, एक सप्लायर है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी लोकेशन है नागपुर। अब इस केस में क्या है, वाई एक मतलब डीलर है जिसने उससे कोई मशीन वगैरह ली है। उस केस में अब क्या है, वाई की जो मशीन जो उसने भेजी थी उसकी सारी इंस्टॉलेशन या फिर जो असेंबलिंग वगैरह है वो सारी जाके वो वाई की साइट पे कर रहे हैं, मुंबई में जाके। वाई मुंबई का है तो मुंबई में जाके वो सारा काम धाम जो भी है वो कर रहे हैं। तो अब इस केस में वो पूछ रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगी? भाई प्लेस वही होगी जहाँ पे वो असली में इंस्टॉल करा जा रहा है, दैट मीन्स मुंबई। वहाँ पे इंस्टॉल करा गया, असेंबल करा गया है, तो वहीं का उसका माना जाएगा, तो मुंबई हो जाएगी इस केस में। नेक्स्ट है सप्लाई ऑन बोर्ड। इस केस में क्या है, मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे लोकेशन है सप्लायर की नागपुर, प्लेस ऑफ बोर्डिंग है, मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर थी नागपुर। ये एक एयरलाइंस का मालिक है जिसकी पूरी एयरलाइंस वगैरह चलती हैं। तो इस केस में क्या है, प्लेस ऑफ बोर्डिंग। अब प्लेस ऑफ बोर्डिंग थी इसकी दिल्ली, रहने वाला जो है ये सप्लायर वो नागपुर का है पर दिल्ली से प्लेस ऑफ बोर्डिंग है। अब उस केस में क्या है, जितनी भी वाटर बॉटल्स वगैरह हैं, वाटर बॉटल्स वगैरह सारी ए लिमिटेड के जो कर रहे हैं वो सप्लाई, वो सारी की सारी कहाँ से करी जा रही है, हमारी दिल्ली से करी जा रही है। तो इस केस में दिल्ली से करी जा रही है, तो मेन तो सप्लाई यहाँ पे कहाँ से हुई है, दिल्ली से हुई है ना। अब सप्लायर भले ही नागपुर का रहने वाला है पर सारा काम वहीं पे हो रहा है, बोर्डिंग वहाँ पे हो रही है और लोड वाटर वहीं से करे जा रहे हैं, तो मेन सप्लाई दिल्ली से हो रही है। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, दिल्ली। टॉपिक यहाँ पे हमारा आ रहा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विसेज हमारा क्या माना जाएगा। गुड्स अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अगेन यहाँ पे दो सेक्शंस में हमारा डिवाइड होता है, सेक्शन 12 और सेक्शन 13। सेक्शन 13 में अभी बाद में डिस्कस करूँगी, जिसमें कि क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सेक्शन 12 में ये होता है कि हमारा लोकेशन ऑफ सप्लायर और रेसिपिएंट जो है दोनों का इंडिया है, ठीक है। और सेक्शन 13 ये होता है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर या लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इन दोनों में से किसी एक का आउटसाइड इंडिया है या दोनों ही आउटसाइड इंडिया है, तो उस केस में तो फिर एप्लीकेबल ही क्या होगा, इंडिया का। तो इन दोनों में से कोई एक आउटसाइड इंडिया है। तो नेक्स्ट अब इसी वाले को सेक्शन 12 को कंटिन्यू करूंगी। सबसे पहला इसमें आ रहा है जनरल प्रोविजंस। जनरल प्रोविजंस में ये लोग क्या बोलते हैं कि अगर बाय चांस आपका जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विसेज क्या मानी जाएगी, आपकी जो रेसिपिएंट की लोकेशन होगी, ठीक है। अगर बाय चांस वो अनरजिस्टर्ड है, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में क्या मानी जाएगी, बट क्या बोलते हैं, अनरजिस्टर्ड है तो वो लोकेशन जो है रेसिपिएंट की नोन है, तो इस केस में भी हमारी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही मानी जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बट इन केस अगर हमें उसकी लोकेशन भी नहीं पता प्लस वो अनरजिस्टर्ड भी है, तो उस केस में हमारी लोकेशन ऑफ सप्लायर को हम क्या मान लेते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसमें कोई एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे, उसमें क्या बोलते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर्स, एक्सपर्ट्स, एस्टेट एजेंट्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज, और भी हमारे जितनी भी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज जैसे वैल्यू या पर्टेनिंग टू वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब ऐसी कोई भी सर्विस जो कि हमारी इस मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेशन में है, तो उस केस में हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस क्या मानी जाएगी, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन को ही हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस मान लेंगे।
है नेक्स्ट पॉइंट, ये कौन सा है, सर्विसेज बाय वे ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन बाय होटल। अगर मतलब आपको कोई अकोमोडेशन आपने होटल में ली है या फिर आप किसी बोट या वेसल वगैरह में भी आप जा रहे हो, तो उस केस में क्या होगी, उसकी बोट वेसल वगैरह की जो लोकेशन है जहाँ पे वो लोकेटेड है उसी को हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। बट इस केस में क्या है, फॉर एग्जांपल अगर बोट या वेसल वगैरह आपका जो है वो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, आउटसाइड इंडिया के केस में प्लेस ऑफ रेसिपिएंट को मानेंगे हम। ठीक है, प्लेस ऑफ रेसिपिएंट को क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस। बाई चांस किसी ने हमारी यहाँ पे सर्विसेज जो हैं वो एक से ज़्यादा स्टेट से ली हैं, साथ में यूटी भी इन्वॉल्व है, तो उस केस में हम प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विसेज क्या मान सकते हैं, द वैल्यू ऑफ सर्विसेज कलेक्टेड। मतलब उसने हर एक स्टेट से जितनी भी उसने सर्विसेज कलेक्ट करी हैं उस बेसिस पे हम अपना यहाँ पे पता कर लेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस क्या है, या फिर जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट था उसके उसमें कुछ लिखा होगा तो उस हिसाब से हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाए, प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विसेज हम डिटरमाइन कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट जो भी हमें रूल्स एंड रेगुलेशन बताएं वो। बट इसमें मेन जानने वाली बात यही थी कि अगर आउटसाइड इंडिया है तो प्लेस ऑफ रेसिपिएंट को हम मानेंगे, और अगर हमारा बोट और वेसल इंडिया में कहीं पे लोकेटेड है और हम सर्विसेज लेते हैं तो उस जगह की जहाँ पे बोट और वेसल लोकेटेड है उसे हम प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विसेज ले लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सर्विसेज बाय वे ऑफ अकोमोडेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस। अब जितने भी मैरिज फंक्शन या कुछ भी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में होते हैं तो जहाँ पे ये हो रहे हैं उसी जगह को हम प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विसेज मान लेंगे। नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज में क्या होता है, जैसे आपकी ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट या हेल्थ केयर वगैरह से रिलेटेड हमारी इसमें सर्विसेज आती है परफॉर्मेंस बेस्ड। तो अब इस केस में क्या है, जहाँ पे आप अपनी जैसे ग्रूमिंग के लिए जा रहे हो या पार्लर वगैरह जा रहे हो तो वहाँ पे जाके ही तो सर्विसेज ले रहे हो ना, तो जहाँ पे वो एक्चुअली परफॉर्म्ड हो रही हैं तो उस प्लेस को हम मानेंगे अपना प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विसेज। नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज। तो इस केस में क्या है, इसका एक बहुत ही सिंपल सा मैं एग्जांपल लेती हूँ। 3 पर्सन्स मैं ले रही हूँ, ए, बी और सी। ठीक है, इसमें से ए और बी हमारे रजिस्टर्ड हैं और सी हमारा अनरजिस्टर्ड है। क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने बोला है कि हमारी जो ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग हमारी हो रही है मुंबई में, और ए है हमारा गुजरात का और बी है हमारा पंजाब का। ठीक है, गुजरात और पंजाब, और सी है हमारा दिल्ली का। ठीक है, ए और बी हमारे रजिस्टर्ड थे, मतलब गुजरात और पंजाब वाला रजिस्टर्ड है और दिल्ली वाला रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब सी रजिस्टर्ड नहीं है। और हमारी हो कहाँ पे रही थी ट्रेनिंग, वो हो रही थी महाराष्ट्र में। अब इस केस में क्या होगा, जो हमारे रेसिपिएंट्स रजिस्टर्ड हैं, जो सप्लाई ले रहे हैं, मतलब जो जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, अब इस केस में जो हमारे रजिस्टर्ड है मतलब ए और बी, वो जहाँ के हैं मतलब पंजाब और गुजरात, उन दोनों की वो हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस। और जो अनरजिस्टर्ड है, जैसे कि सी हमारा अनरजिस्टर्ड है जो दिल्ली का है, उसके केस में हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस का क्या मानी जाएगी, मुंबई। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसे एक्चुअली जहाँ पे सर्विसेज परफॉर्म्ड हो रही हैं तो उस जगह को मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सर्विस, किसके केस में, अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट के केस में। नेक्स्ट है हमारा सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एनी इवेंट। अब इस केस में क्या बोल रहे हैं ये, जैसे कि आप किसी भी इवेंट में गए हो, जैसे कि किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट में गए हो या कल्चरल इवेंट या एजुकेशनल या पार्क वगैरह, म्यूजियम वगैरह आपने विजिट करा है, तो उस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस क्या होगा, उस केस में इवेंट एक्चुअली हेल्ड वाला ही होगा। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी मतलब म्यूज़ियम में गए हो या एग्जीबिशन वगैरह में गए हो, तो वो एग्जीबिशन और म्यूज़ियम जहाँ पर हैं वो स्टेट, वो जगह आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विसेज मान ली जाएगी। नेक्स्ट है हमारा सर्विस पर्टेनिंग टू ऑर्गेनाइजिंग ऑफ एन इवेंट। फॉर एग्जांपल कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है तो उस केस में जहाँ पे वो इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब आप ऑर्गेनाइज कराने में हेल्प कर रहे हो, कोई भी स्पोर्टिंग, कल्चरल, एजुकेशनल फेयर वगैरह कुछ भी है, या तो आप स्पॉन्सरशिप लेकर आ रहे हो या आपने स्पॉन्सरशिप दी है, या ऐसी कोई भी सर्विस जो कि उसको ऑर्गेनाइज कराने में हेल्प हो रहा है, तो इस तरीके की सर्विसेज होनी चाहिए। उस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विसेज क्या मानी जाएगी, अगर आपका रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो उस केस में आपका क्या माना जाएगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही आप मान लोगे प्लेस ऑफ सप्लाई। अनरजिस्टर्ड है रेसिपिएंट और इंडिया का ही है, इंडिया में ही आपकी सर्विसेज परफॉर्म हो रही हैं, इवेंट हेल्ड हो रहा है, तो इवेंट एक्चुअली हेल्ड जहाँ पे हुआ है वो। और अगर अनरजिस्टर्ड है आपका रेसिपिएंट और आउटसाइड इंडिया इवेंट हुआ है तो उस केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को मान लेंगे हम अपना प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज।
अब यहाँ पे नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट है कि सर्विस पर्टेनिंग टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और सर्विस पर्टेनिंग टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। जब आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड कर रहे हो और एक पैसेंजर का कर रहे हो, तो रजिस्टर अनरजिस्टर्ड का दोनों का केस मैंने यहाँ पे डिस्कस करा है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आप किसके थ्रू कर रहे हो, बाय मेल या फिर बाय करियर आप यहाँ पे कर रहे हो। तो इस केस में क्या है, इस केस में अगर रेसिपिएंट आपका रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को ही आप प्लेस ऑफ सर्विस मान लोगे। अगर आपका रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में जहाँ पे गुड्स आप हैंड ओवर करोगे फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन, वो प्लेस आपका प्लेस ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे आप एक एक्स को डीलर ले लो, ठीक है, जो कि रजिस्टर्ड है। वो क्या बोलते हैं, एक अपना कोरियर कंपनी है नागपुर की, उसने उसे अपना कोरियर भेजा, मतलब सैम्पल्स वगैरह भेजे जो भी उसे आगे भिजवाने थे। अब उस केस में क्या है, जो उसका जो रेसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है। तो इस केस में इंदौर वाली जो कंपनी जो आगे फर्दर उस रेसिपिएंट को देगी, इंदौर वाली कंपनी जो नागपुर में है जो आगे ट्रांसपोर्ट करेगी उसे रेसिपिएंट को, तो उस नागपुर वाली कंपनी को हम मान लेंगे। तो मतलब नागपुर हमारा क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट है हमारा केस यहाँ पे सर्विस पर्टेनिंग टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। इस केस में मैंने क्या बोला था कि अगर रजिस्टर्ड है तो उस केस में तो हमारा रेसिपिएंट का प्लेस ही मान लिया जाएगा। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में क्या माना जाएगा, जहाँ से पैसेंजर अपनी वो कॉन्टीन्यूस जर्नी स्टार्ट करेगा वो। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है एक्स लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड कहाँ की, मतलब एक रजिस्टर्ड कंपनी है चेन्नई की। अब उसने क्या करा, उसने अपने एक एम्प्लॉय के लिए टिकट बुक करी, ठीक है, टिकट बुक करी उसने, कोई भी जेट एयरवेज या किसी से भी उसने टिकट वगैरह बुक करी। कहाँ जाने के लिए, उस हांगकांग जाने के लिए उसने बुक करी थी वो। और फाइनली बी को कहाँ से फ़्लाइट मिलनी थी, दिल्ली से उसे बोर्ड करना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स लिमिटेड यहाँ पे एक रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है, जो कि एयरवेज वालों की यहाँ पे सर्विसेज ले रही है। तो रेसिपिएंट तो एक्स लिमिटेड हो गया ना। तो इस केस में एक्स लिमिटेड मतलब चेन्नई बेस्ड है, तो चेन्नई हमारा क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। बट इन केस यहाँ पे मेन सर्विसेज मिल किसको रही है, जो बी है, बी एम्प्लॉय को। अगर इस केस में क्या होता कि बी जो एम्प्लॉय है वो अपने नाम पे टिकट बुक करता, मतलब एक्स लिमिटेड का नाम नहीं आता, तो इस केस में क्या था, बी लिमिटेड, तो बी तो हमारा यहाँ पे अनरजिस्टर्ड था। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, दिल्ली, जहाँ से वो फ्लाइट बोर्ड करने वाला है। अच्छा, अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस। अब इस केस में क्या है, फॉर एग्जांपल आप किसी फ़्लाइट वगैरह में जाते हो तो उस केस में आपके जो चार्जेस होते हैं, ठीक है, चार्जेस फॉर एग्जांपल आपकी 5,000 की टिकट है, 5,000 की टिकट हो गई। अब इस केस में इसके अलावा आप और भी कुछ चीज़ें, मतलब कुछ सर्विसेज लेना चाहते होगे उनसे, जैसे वीडियो गेम वो प्रोवाइड करें, या ये सारी चीज़ें जो वो सबको प्रोवाइड नहीं करते हैं, जिसके लिए स्पेशली वो अलग से चार्जेस लेते हैं। तो इस केस में क्या हो गया, अलग से वो लोग चार्जेस ले रहे हैं, एक तो ये चीज़ याद रखनी है। तो उस केस में उसकी सप्लाई ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या होगी, उस केस में होगा लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ कन्वेंस ऑफ जर्नी। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन जा रहा है बाय एयर, दिल्ली टू बैंकॉक उसे जाना है, ठीक है, वो पहले दिल्ली जाएगा, दिल्ली से फ़्लाइट ले रहा है, दिल्ली के बाद वो कोलकाता से लेगा, कोलकाता से फिर बैंकॉक, ठीक है, इस तरीके से ले रहा है। तो फर्स्ट डिपार्चर उसका कहाँ से हो रहा है, फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर कहाँ से हो रहा है, दिल्ली से हो रहा है। तो इस केस में दिल्ली उसका प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अब इसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में मैंने दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। इस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट माना जाएगा, जो कि रिकॉर्ड्स में है। और इन केस अगर रिकॉर्ड्स में अवेलेबल नहीं है सप्लायर की में, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर को यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस सर्विसेज में है कि अगर रजिस्टर्ड है रेसिपिएंट तो उस केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को हम मान लेंगे, और अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में रेसिपिएंट की जो लोकेशन सप्लायर के रिकॉर्ड्स में होगी उसे हम मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। देखो, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट कुछ भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल बनारस है या कुछ और है, मतलब यहाँ पे, और जो रिकॉर्ड्स में है वो मे बी गुजरात हो सकती है। तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑन रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर में डिफरेंस है, ठीक है।
हमारे लास्ट के 2 पॉइंट्स, सबसे पहला है एडवर्टीजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। अब इस केस में क्या है, मैंने एग्जांपल ले रखा है। फॉर एग्जांपल एक्स है, कोई एक प्रिंटिंग कंपनी है जो मतलब एडवर्टीजमेंट्स वगैरह देती है। अब इस केस में क्या हुआ, केरला गवर्नमेंट ने इन्हें अप्रोच करा, जो कि ये एक्स जो चेन्नई में है, तो इन्हें बोला कि आप स्वच्छ भारत अभियान पर आप एक एडवर्टीजमेंट निकालो, केरला के सारे न्यूज़पेपर्स में वो होना चाहिए। तो इस केस में क्या करा, एक्स लिमिटेड जो कि चेन्नई की थी, उसने यहाँ पे न्यूज़पेपर में जो एडवर्टीज़मेंट डलवाई है और उसके बाद वो सर्कुलेट कराया है वहाँ पे केरला में। तो उस केस में क्या हुआ, सर्विस उसकी जो मानी जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस जो मानी जाएगी वो केरला मानी जाएगी, क्योंकि वहीं पे तो वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सारा काम। चेन्नई में तो कुछ नहीं हुआ ना, वहीं के लिए उसने सारा कुछ कराया था, तो इसलिए यहाँ पे केरला माना जाएगा। नेक्स्ट है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। अब इस केस में क्या है, सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया सर्विस बाय वे ऑफ फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन। अब इस केस में है जैसे टेलीकम्युनिकेशन या इंटरनेट लीज सर्किट वगैरह जो आ गए। अब इस केस में आपकी क्या मानी जाएगी, आपकी लोकेशन मानी जाएगी जहाँ पे ये असली में जैसे डिश एंटीना वगैरह जो इंस्टॉल हुए हैं, लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन, जैसे डिश वगैरह आपके घर में भी लगती होगी, तो जहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहे हैं तो फिर मतलब आपका घर ही माना जाएगा यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ सर्विस। मोबाइल कनेक्शन एंड इंटरनेट सर्विसेज पोस्ट पेड। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि पोस्ट पेड के केसेस में क्या आता है, आपके पास घर पे बिल आता है ना, जैसे मोबाइल कनेक्शन ले रखा है या इंटरनेट सर्विसेज कुछ भी, आपके घर पे बिल आएगा। तो इस केस में आपका लोकेशन क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इस केस में होगा लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट ऑन रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर। मतलब सप्लायर के पास जो भी रिकॉर्ड है, जिस एड्रेस पे आपको वो बिल भेजता है, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। नेक्स्ट है मोबाइल कनेक्शन। मोबाइल कनेक्शन, यहाँ पे मोबाइल कनेक्शन ही नहीं, इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे इंटरनेट सर्विस हो गया या डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सर्विसेज वगैरह हो गया, जो प्री पेमेंट बेसिस पे होता है। अब इस केस में आपका सप्लाई ऑफ सर्विस, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या माना जाएगा, सबसे पहले अगर ये सारी चीज़ें कोई एजेंट या रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो उस केस में क्या माना जाएगा, उस केस में माना जाएगा एड्रेस ऑफ द सेलिंग एजेंट यहाँ पे, ठीक है। और अगर एड्रेस ऑफ सेलिंग एजेंट ऑन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर। नेक्स्ट है, अगर यहाँ पे सर्विस जो है, सर्विस अगर कोई भी पर्सन दे रहा है किसी भी फाइनल सब्सक्राइबर को, तो उस केस में क्या है, उस केस में जहाँ पे जिस लोकेशन पे वो प्री पेमेंट वगैरह हुई है, तो उस जगह को आप प्लेस ऑफ सर्विस मान लोगे। और लास्ट पॉइंट है, अगर इन सारे ऊपर वाले जो केसेस हैं इनके अलावा अगर कोई केस होता है, तो उस केस में क्या मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के केस में। तो सबसे पहले अगर रेसिपिएंट के आपके रिकॉर्ड सप्लायर के पास है, तो उस केस में लोकेशन ऑफ आपका रेसिपिएंट ले लिया जाएगा, एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट। अगर इन केस अगर वो नहीं है अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड्स, तो सप्लायर की लोकेशन यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ले ली जाएगी। यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ हमारा सेक्शन 13, जो कि मैंने बोला था इसमें से हमारा आउटसाइड इंडिया में होगा या तो कोई, या तो हमारा सप्लायर या फिर हमारा रेसिपिएंट, ठीक है। लोकेशन उसकी आउटसाइड इंडिया होगी, दोनों में से किसी एक की। तो सबसे पहले हमारा जर्नल प्रोविजन में ले रही हूँ। जर्नल प्रोविजन के केस में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट और सप्लायर मैंने लिख रखा है। तो यहाँ पे कैसे, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अगर हमारे पास अवेलेबल है, तो उस केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को हम प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ले लेंगे। अगर उसकी लोकेशन अवेलेबल नहीं है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर हम यहाँ पे ले लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट यहाँ पे सर्विसेज ऑन गुड्स मेड फिजिकली अवेलेबल बाय रेसिपिएंट। अब इस केस में क्या है, इसमें हमारे 2 केसेस आ रहे हैं। सबसे पहला केस, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोई सर्विस ली है, किसी रेसिपिएंट ने कोई सर्विस ली है, बट उस सर्विस को करने के लिए उसे कुछ चीज़ें अपनी तरफ से भी अवेलेबल करानी पड़ी है सप्लायर को, तो उस केस में भी हमारा जो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा वो होगा जहाँ पे वो एक्चुअली परफॉर्म्ड हुई हैं। और दूसरा केस है जहाँ पे आप मतलब जो सप्लायर है, सप्लायर वो सर्विसेज दे रहा है, वो सारी चीज़ें जो भी वो कर रहा है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रही है उसकी, तो उस केस में भी आपका वही प्लेस ऑफ सर्विसेज माना जाएगा जहाँ पे वो एक्चुअली परफॉर्म हो रहा है। एग्जांपल लेते हैं, एक्स है, एक्स हांगकांग का है, एक सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग कंपनी है, ठीक है। वो एक वाई लिमिटेड को दे रही है सर्विसेज। वाई लिमिटेड मुंबई की है, पर उसे सर्विस चाहिए चेन्नई में, तो एक्स जो है वो चेन्नई में मतलब वहाँ पे सर्विस उसने दी, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या माना जाएगा, चेन्नई माना जाएगा, जहाँ पे वो एक्चुअली परफॉर्म्ड हुई है।
नेक्स्ट है हमारा सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ, जो भी मैंने वहाँ पे सारा डिस्कस करा था, वहाँ पे मैंने आउटसाइड इंडिया भी कर लिया था। नेक्स्ट है हमारा सर्विस पर्टेनिंग टू एडमिशन टू एन इवेंट। अब इसमें क्या था, एडमिशन टू एन इवेंट वाले केस में हमारा जहाँ पे वो एक्चुअली हेल्ड हो रहा है, वही सेम चीज़ जैसे मैंने बोला था कि जहाँ पे भी वो इवेंट वगैरह हो रहा है तो वहाँ पे एक्चुअली हेल्ड वाली ही जगह यहाँ पे ली जाएगी। नेक्स्ट है हमारा सर्विसेज टू अकाउंट होल्डर्स। अब इस केस में क्या है, अगर जैसे कोई बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, वो जो सर्विसेज अपने अकाउंट होल्डर्स को देती है, जो भी इंटरमीडिएटरी सर्विसेज वो देती है, तो उस केस में हमारा क्या माना जाएगा, उस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में क्या है, जैसे आपने कोई गुड्स भिजवाए हैं हैदराबाद से हांगकांग, आपने बाय एयर अगर कोई भी गुड्स भिजवाए हैं, तो उस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या माना जाएगा, इस केस में आपका हांगकांग माना जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स है, फाइनली तो वहीं पे जा रहे हैं ना गुड्स, यहाँ से आपने भिजवा दिया, फाइनली वहाँ पे जा रहे हैं, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या था, हांगकांग। पॉइंट यहाँ पे है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। इसमें मैंने क्या बोला है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या होगा, प्लेस वेयर पैसेंजर्स एम्बार्क्स ऑन कन्वेंस फॉर अ कॉन्टिन्यूस जर्नी, मतलब जहाँ से वो अपनी फ़्लाइट बोर्ड करेंगे आगे की कॉन्टिन्यूस जर्नी के लिए। बट इस केस में ना ये नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपने दिल्ली से फ़्लाइट ली है हांगकांग वगैरह के लिए, और बीच में आपने क्या करा, बीच में अगर कहीं पे फ़्लाइट रुकती है, कोई और भी उसका पॉइंट था, डेस्टिनेशन पॉइंट था, तो अगर हांगकांग से पहले भी कहीं पे रुकती है और वहाँ से आप चेंज करके किसी और फ्लाइट में जा रहे हो, ठीक है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपने दिल्ली टू हांगकांग बोला है तो वहाँ पे कॉन्टीन्यूस आपका होना चाहिए। अगर आप बीच में फ़्लाइट चेंज कर रहे हो, आपका मतलब कुछ ऐसा अरेंजमेंट आपने बाद में करा है, तो उस केस में वो चीज़ नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस। ये मैंने जो अभी पहले बताया था, ये सेम चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन एंड डाटाबेस असेस सर्विस। इस केस में क्या है, इस केस में हमारा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंटी हमारा क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। जहाँ पे जो भी रेसिपिएंट की लोकेशन होगी वहीं का हम मानेंगे कि किस तरीके की सर्विसेज हो सकती हैं इसमें, जैसे ई बुक्स हो गया, मूवी सॉफ्टवेयर थ्रू इंटरनेट, ऑनलाइन सप्लाईज ऑफ डिजिटल कंटेंट, ऑनलाइन गेमिंग, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। अच्छा, अब यहाँ से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में तुम लोगों को पता है कि सप्लायर जो होता है, सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वही लायबल होता है जीएसटी पे करने के लिए टू द गवर्नमेंट, बट देयर आर फ्यू केसेस इन विच द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर लायबल टू पे जीएसटी। अब हमें देखना है कि वो कौन से केसेस होते हैं। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जो सिनेरियो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला है, एक तो नेचर ऑफ सप्लाई क्या है, ठीक है, आप सप्लाई किस चीज़ की कर रहे हो, आपका गुड्स या सर्विस ऐसा क्या है जिसकी वजह से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है। प्लस दूसरा, नेचर ऑफ सप्लायर कैसा है, जो सप्लाई कर रहा है सर्विसेज को, तो उसका नेचर कैसा है वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं नेचर ऑफ सप्लाई। ये नेचर ऑफ सप्लाई का हमारा सेक्शन है सेक्शन 9 सब क्लॉज 3, और नेचर ऑफ सप्लायर का सेक्शन है सेक्शन 9 सब क्लॉज 4। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेक्शन 9 सब सेक्शन 3। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को ही जस्ट आप लोगों को देखना है। जैसे इसे मैं बस जल्दी से डिस्कस करती हूँ। जैसे कैश्यू नट्स हो गए जो नॉट शेल्ड और पील्ड है, यहाँ पे सप्लायर ऑफ गुड्स कौन है, एग्रीकल्चरिस्ट है। एग्रीकल्चरिस्ट से किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को होगा तो उस केस में यहाँ पे आरसीएम लगेगा, मतलब उस रजिस्टर्ड पर्सन को यहाँ पे जीएसटी पे करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे बेड़ी, रैपर लीव्स वगैरह हो गए, तेंदू का पत्ता वगैरह, ये सारी चीज़ें। अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है तो रजिस्टर्ड पर्सन को यहाँ पे जो रेसिपिएंट है उसे पे करना पड़ेगा। ऐसे ही टोबैको वगैरह का भी है, सिल्क कैन वगैरह के भी हैं। नेक्स्ट है रॉ कॉटन, सेम वही चीज़ है। सप्लाई ऑफ लॉटरी, सप्लाई ऑफ लॉटरी अगर जैसे आपका जो सप्लायर है वो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी वगैरह है, ठीक है, मतलब जिन्होंने लॉटरी निकाली है, बट लॉटरी जाके एक एक को वो तो नहीं बेचते हैं ना, वो भी लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर्स और सेलिंग एजेंट्स रखते हैं। तो इस केस में वो सबसे पहले लॉटरी देंगे किसे, सबसे पहले सेलिंग एजेंट और लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे, वो आगे जाके यहाँ पे करेंगे। तो इस केस में उन्होंने तो सिर्फ निकालने के लिए बोला है ना गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट वगैरह ने, मेन तो वही आके जाके सेल करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो रेसिपिएंट है जो पहले लॉटरीज वगैरह यहाँ से कलेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट से, तो फिर यहाँ पे हमारा लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर आरसीएम लगेगा और वो जीएसटी पे करेगा।
नेक्स्ट है यूज्ड व्हीकल्स और ये कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड या यूज गुड्स या वेस्ट और स्क्रैप वगैरह के केस में भी जो भी इनका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे सप्लाई करता है, सेंट्रल और स्टेट वगैरह सप्लाई करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन को। PASLC सेम वही रजिस्टर टू रजिस्टर्ड इसमें आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसी के अंदर आ रहा है सप्लाई और सर्विसेज। सप्लाई और सर्विसेज, अब ऐसे कौन सी सर्विसेज होती है जो RCM अट्रैक्ट करती है? सबसे पहला है सप्लाई और सर्विस बाय GTA बाय रोड। GTA मतलब क्या होता है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज। अब इस केस में क्या है, हमारा सप्लायर हो गई GTA। अब ये किसी भी ऐसे रेसिपिएंट, अगर रेसिपिएंट हमारा कैसा, रेसिपिएंट कौन कौन से हो सकते हैं इसके, जैसे फर्म हो गया, कोई भी रजिस्टर्ड फैक्ट्री हो गई, कोई भी सोसाइटी हो गई, कोई भी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर GST हो गया। तो अब अगर इन्हें कर रही हैं तो उस केस में वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे यहाँ पे GST पे करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट। अब इंडिविजुअल एडवोकेट में सबसे स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूँगी इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं। अब वो सीनियर एडवोकेट्स या कोई भी फर्म ऑफ एडवोकेट्स अगर किसी को भी सप्लाई कर रही है, किसी को भी नहीं, मतलब जैसे बिजनेस एंटिटी, अगर किसी भी बिजनेस एंटिटी को वो सप्लाई कर रही है अपनी सर्विसेज, तो उस केस में RCM अट्रैक्ट होगा, मतलब उस बिजनेस एंटिटी को यहाँ पे करना पड़ेगा GST। नेक्स्ट है एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अगर वो किसी भी बिजनेस एंटिटी को जो टैक्सेबल टेरिटरी में सिचुएटेड है, लोकेटेड है, तो उस केस में उस बिजनेस एंटिटी को यहाँ पे अगेन पे करना पड़ेगा GST। अगला है अगर कोई भी पर्सन है जो कि स्पॉन्सरशिप दे रहा है, वो किसे दे रहा है? किसी भी बॉडी कॉरपोरेट को दे रहा है या किसी भी पार्टनरशिप फर्म को दे रहा है, तो उस केस में वो बॉडी कॉरपोरेट या फिर जो पार्टनरशिप फर्म है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगी GST पे करने के लिए। नेक्स्ट है हमारी सर्विसेज सप्लाइड बाय गवर्नमेंट, एक्सक्लूडिंग कौन सी सर्विसेज? रेंटिंग वगैरह हो गई, स्पीड पोस्ट हो गया, एक्सप्रेस पार्सल वगैरह हो गए, या फिर कोई भी सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट वगैरह हो गया, या ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स वगैरह हो गया। तो इन्हें छोड़ के बाकी जो सर्विसेज अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो किसको? बिजनेस एंटिटी को। तो बिजनेस एंटिटी यहाँ पे लायबल होती है GST पे करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है इसमें इसी का यहाँ पे एरो लगा के यहाँ पे लिख रखा है, वो क्या है? जैसे अगर सर्विसेज सप्लाइड बाय गवर्नमेंट बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, तो उस केस में अगर वो किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो उस केस में वो रजिस्टर्ड पर्सन अंडर GST लायबल होगा पे करने के लिए। नेक्स्ट है अगर कोई भी सर्विसेज, अगर सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट्स होगा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट बाय अ प्रमोटर, तो इस केस में हमारा सप्लायर कौन हुआ? एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है, और रेसिपिएंट जो प्रमोटर है, प्रमोटर इस केस में हमारा लायबल होगा GST पे करने के लिए। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड वाला जो मैंने लिखा हुआ है, इसमें कोई भी पर्सन हो सकता है, वो अगेन प्रमोटर को दे रहा है जो भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट कर रहा है, तो फिर इस केस में वो प्रमोटर लायबल होगा। नेक्स्ट है सर्विसेज सप्लाइड बाय अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट टू अ सेड कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट। इस केस में क्या है? डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट किसे सप्लाई कर रही है अपनी सर्विसेज? सप्लाई कर रही है कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को, ठीक है, किसी भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को। तो उस केस में वो कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट वहाँ पे लायबल होगा GST पे करने के लिए। नेक्स्ट है इसमें जैसे कि अगर कोई भी सर्विसेज सप्लाई की जा रही है, इंश्योरेंस एजेंट अगर सप्लाई कर रहा है, किसे दे रहा है? एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस। कोई भी अगर क्या बोलता है, इंश्योरेंस एजेंट कोई भी सर्विसेज दे रहा है किसी भी इंश्योरेंस बिजनेस वाले को, तो इंश्योरेंस बिजनेस उस केस में लायबल होगा GST पे करने के लिए। अगला है कि अगर कोई भी रिकवरी एजेंट दे रहा है किसी को सर्विसेज, किसको दे रहा है? बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तो उस केस में वही बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लायबल होंगे GST पे करने के लिए। अगर कोई भी सप्लाई और सर्विस हो रही है किसके थ्रू? म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर या आर्टिस्ट वगैरह, जैसे अपना कॉपीराइट वगैरह रिलेटिंग टू ओरिजिनल ड्रामेटिक म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क्स अगर वो दे रहे हैं, किसे दे रहे हैं? अगर क्या बोलते हैं म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर वगैरह को दे रहे हैं, तो उस केस में वही लोग लायबल होंगे, म्यूजिक कंपनी प्रोड्यूसर वगैरह लायबल होंगे GST पे करने के लिए। अगला अगर कोई ऑथर है, अगेन वो कॉपीराइट वगैरह टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क अगर वो दे रहा है, तो वो अगर किसी पब्लिशर को दे रहा है तो पब्लिशर इस केस में लायबल होगा। अगला है हमारी ना एक मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी बनाई जाती है RBI के थ्रू, तो अगर वही कमेटी RBI को देती है सर्विसेज, तो इस केस में RBI हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है GST पे करने के।
नेक्स्ट है, अगर कोई इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट वगैरह है, वो अगर किसी बैंकिंग कंपनी को या एनबीएफसी लोकेटेड जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन्हें दे रहे हैं, तो उस केस में वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे जीएसटी पे करने के लिए। अगला है, जैसे कोई बिजनेस फैसिलिटेटर है, वो किसी बैंकिंग कंपनी वगैरह को दे रहा है, तो उस केस में वो बैंकिंग कंपनी होगी लाइबल। एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, ये बीसी जो लिखे हुए हैं मैंने, अगर वो लोग दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज, तो अगेन वो किसे दे रहे हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को ही तो दे रहे होंगे। एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट आर गिविंग देयर सर्विसेज टू द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, तो उस केस में वही लोग होंगे सप्लाई, जिन्हें सप्लाई मिल रही है। अगेन नेक्स्ट है, एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी, अगर वो ऐसी कोई भी सिक्योरिटी सर्विसेज, मतलब कोई भी पर्सन अगर अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहे हैं, तो अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो फिर वो लायबल होगा इस केस में। बाकी है ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल आ गया, तो वो अगर किसी बॉडी कॉरपोरेट को आप यूज़ करने के लिए दे रहे हो, जिसमें आपका जो आपका कंसिड्रेशन है उसमें आपने सारी चीज़ें उससे, सर्विस रेसिपिएंट से कॉस्ट वगैरह, उसकी कॉस्ट ऑफ फ्यूल वगैरह सब कुछ चार्ज करा है, तो उस केस में वो बॉडी कॉरपोरेट वगैरह ही रिस्पॉन्सिबल होगा। लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है, जो भी बोरोवर है उस केस में वो रिस्पॉन्सिबल होगा। पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, अगेन इस केस में जो भी टैक्सेबल टेरिटरी में रह रहा है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। बहुत सारी इसमें सर्विसेज हैं जो सप्लाई की जाती हैं, जिसके नेचर की वजह से यहाँ पे आरसीएम अट्रैक्ट होता है। इन्हें जस्ट गो थ्रू कर लेना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इन सब चीज़ों को, इन सारी मतलब सर्विसेज को याद रखना, जस्ट एक बार ही रीड आउट करना, ठीक है, समझ में आ जाए। मैंने ना कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसे जल्दी से एक बार ही गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे एग्रीकल्चरिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। एग्रीकल्चरिस्ट कौन होता है? ऐसा पर्सन, इंडिविजुअल या एचयूएफ, जो कि क्या बोलते हैं, ओन लेबर यूज़ कर रहा हो कल्टीवेशन ऑफ लैंड के लिए, या फिर फैमिली का लेबर यूज़ कर रहा हो, या कुछ सर्वेंट्स रख रखे हैं उन्होंने वेजेस पे, जो फैमिली के अंडर सुपरविजन या उसकी सुपरविजन में काम कर रहे हो। नेक्स्ट है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि इट इंक्लूड्स परमिटिंग, मतलब यहाँ पे ग्रांट कर रहे हो आप, असेस कर रहे हो एंट्री, ऑक्यूपेशन कुछ भी करने के लिए, या लाइसेंस दे रहे हो, लीज पे दे रहे हो, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट है पर्सन लाइबल टू पे फ्रेट। अब यहाँ पे जैसे किसी ने कोई गुड्स वगैरह मंगवाए हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए जो फ्रेट आप लोग देते हो, तो वो क्या बोलते हैं, फ्रेट देना, ठीक है, जो पर्सन रिसीव कर रहा है वही फ्रेट देगा, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इन केस ऑफ लीगल सर्विस, जैसे कि कोई बिजनेस कंपनी अगर किसी एडवोकेट के पास जाती है तो लीगल सर्विस ले रही है, तो फिर तो वो बिजनेस यहाँ पे रेसिपिएंट होगी, और वो यहाँ पे लायबल होगी आरसीएम के अंडर पे करने। पॉइंट यहाँ पे मैंने, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अगर आप पे कर रहे हो, तो उस केस में आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं क्लेम कर सकते हो? यहाँ पे देखो, मेन चीज़ क्या होती है, जब भी हम हमारा जो इनपुट टैक्स होता है, इनपुट टैक्स क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो उस केस में इनपुट टैक्स हम उसे बोलते हैं। अगर हम कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो उससे जो हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं हम उसे आउटपुट टैक्स बोलते हैं। अब इस केस में जब सप्लायर कोई चीज़ यहाँ पे बेच रहा है और वो टैक्स पे नहीं कर रहा है गवर्नमेंट को, तो उसका आउटपुट टैक्स तो यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं ना, यहाँ पे इनपुट टैक्स ही लगा है, क्योंकि यहाँ पे जो खरीद रहा है वो यहाँ पे कर रहा है टैक्स को, तो यहाँ पे इनपुट टैक्स ही रहेगा, आउटपुट टैक्स तो है ही नहीं, तो इसलिए आईटीसी वो क्लेम नहीं कर सकता है। लास्ट है हमारा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस केस में क्या है, ये कब एप्लीकेबल होता है, जब सप्लायर मतलब सर्विस दे रहा है और यहाँ पे रेसिपिएंट हमारा पे करेगा जो जीएसटी है, तो ऐसा कब होता है? ये 3 कंडीशंस यहाँ पे गिवन है, ये 3 कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है, सप्लायर जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए अंडर जीएसटी। दूसरा, वो जो भी चीज़ वो सप्लाई कर रहा है, गुड्स और सर्विसेज जो भी कर रहा है, तो वो उस केस में अंडर जीएसटी टैक्सेबल होना चाहिए, और वो जिसे दे रहा है रेसिपिएंट को, वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में एग्जाम्पल दिया था अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन अगर किसी एड कंपनी के लिए कोई भी एड परफॉर्म कर रहा है, तो उस केस में हमारा जो एड कंपनी होगी वो हमारी यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन है और रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है, और यहाँ पे अमिताभ बच्चन इज़ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज। बट क्योंकि अमिताभ बच्चन इज़ नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, इन दैट केस जो रेसिपिएंट था, मतलब जो एड कंपनी थी, वो यहाँ पे जीएसटी पे करेगी।
विद दिस हमारी रिवीजन एंड होती है। ये प्लेस ऑफ सप्लाई और रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म से शॉर्ट नोट्स वगैरह बहुत आते हैं, और प्लेस ऑफ सप्लाई हमें थोड़ा सा उसमें जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें हेल्प कर सकता है। नेट लास्ट, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू।